हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल है के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप सभी को अपने इस वीडियो के माध्यम से आपके साइंस पेपर से संबंधित जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उसी को बताने का प्रयास करूंगा। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। जो भी बच्चे सेकेंड सिटिंग में एग्जाम देने वाले हैं वो लोग मेरे इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें से कोई क्वेश्चन आपके सेकेंड सिटिंग के साइंस पेपर में पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग मेरे इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेस को। दोस्तों, यहां पर जो पहला क्वेश्चन है इसमें बताया जा रहा है निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो बाबू जानते हैं अपसारी लेंस किसे कहा जाता है? अपसारी लेंस कहा जाता है अवतल लेंस को। बाबू याद रखिएगा, अ से अपसारी, अ से अवतल, ठीक है। तो याद रखना कौन सा लेंस? तो अवतल लेंस। तो पहला का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर 2 नंबर में। 2 नंबर में बताया जा रहा है एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। एक जो प्रिज्म होता है वो कितने सतहों से घिरा होता है? तो बाबू देखिए, जो प्रिज्म होता है ना वो घिरा होता है 5 सतहों से। क्योंकि दोस्तों देखिए, एक होता है आगे वाला त्रिभुज, एक होता है पीछे वाला त्रिभुज, और यहाँ पर आयताकार, फिर पीछे आयताकार, और फिर बाबू नीचे आयताकार। तो 3 गो, एगो हाई वाला, एगो हाई वाला, कौन हो गया? 5 गो, ठीक है। यानी कि 2 गो जो सतह होता है वो होता है त्रिभुजाकार, और 3 गो जो सतह होता है वो होता है आयताकार। तो टोटल जो सतह हो गए वो हो गए कितने? तो वो हो गए 5 गो। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोग याद रखिएगा। यहां पर 3 नंबर में बताया जा रहा है जूल प्रति कूलाम बराबर होता है। जूल प्रति कूलाम किसके बराबर होता है? तो बाबू यह बराबर होता है 1 वोल्ट के। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वोल्ट के, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर में बताया जा रहा है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स का जो एसआई मात्रक है वो क्या है? तो वो है बाबू वेबर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 5 नंबर में यहां पर देखिएगा, जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है। जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो बाबू उन्हें कहा जाता है ईंधन। जैसे कि लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, कागज हो गया, कुछ भी जले जो जलकर ऊष्मा उत्पन्न करता है, प्रकाश उत्पन्न करता है, तो उसे ईंधन कहा जाता है। तो 5 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। हम लोग इसे सिलेक्ट कर लेंगे। 6 नंबर में यहां पर बताया जा रहा है बाबू किस दृष्टिकोण के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऐसा कौन सा दृष्टि दोष है जिसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो बाबू वो जो दृष्टि दोष है वो है निकट। निकट दृष्टि दोष आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आप लोग कैसे याद रखोगे बाबू? देखिए, आप लोग कैसे याद रखोगे? देखिए, जो निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष, तो आप लोग कैसे याद रखना, भूत पिचास निकट नहीं आवे, ठीक है। भूत पिचास निकट नहीं आवे, तो निकट नहीं आवे, आवे मतलब अवतल, निकट नहीं आवे तो आवे मतलब अवतल। जैसे ही अवतल आएगा तो अवतल मतलब समझना, अव मतलब भूत पिचास निकट नहीं आवे, तो इसमें कौन सा आएगा दृष्टि दोष? तो इसमें आएगा निकट दृष्टि दोष है। और जब दोस्तों आप लोग एगो का पता कर लोगे ना कि अवतल लेंस जो है वो संबंधित है निकट दृष्टि दोष से, तो दोस्तों आपको सेम ही पता हो जाएगा कि जो उत्तल लेंस होगा वह संबंधित हो जाएगा दूर दृष्टि दोष से। तो आप लोग दोस्तों इस तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करना, ठीक है। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर 7 नंबर में। इसमें बाबू बताया जा रहा है दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है। दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में कौन सा लेंस होता है? तो वो होता है उत्तल लेंस। यहाँ पर आइए गया क्वेश्चन। 7 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर है बी, ठीक है। बाबू इसमें से कोई भी क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इसमें से दोस्तों जो क्वेश्चन होंगे वो आपके एग्जाम में आएंगे तो आएंगे ही। आप लोग दोस्तों एग्जाम देकर आओ, आप लोग देखो, मिलाओ कि दोस्तों आते हैं कि नहीं आते हैं, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर 8 नंबर में। इसमें बताया जा रहा है लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। लघु पथन के समय विद्युत धारा का जो मान होता है बाबू बढ़ जाता है ना, बहुत अधिक है। तो 8 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है। यहां पर देखिए, इसमें बताया जा रहा है गोबर गैस एक प्रकार की है। गोबर गैस बाबू एक प्रकार का प्राकृतिक गैस है। तो 9 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्राकृतिक गैस नहीं लिखिएगा यहां पर बाबू, जानते हैं यहां पर बायोगैस होगा। बायोगैस आपका राइट आंसर होगा 9 का, ठीक है। बात करते हैं हम लोग यहां पर 10 नंबर में। 10 नंबर में आपका सवाल है कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो 10 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में। बाबू कय से कैगा और कय से कर्नाटक, याद रखना, कय से कैगा और कय से कर्नाटक है। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग ध्यान रखिएगा माइंड में, ठीक है, जैसे जैसे मैं आप लोग को बता रहा हूं। 11 नंबर में बताया जा रहा है किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। किसी वस्तु का जो बड़ा प्रतिबिंब है वो बनता है किस दर्पण में बाबू? तो देखिए
इसमें बताया जा रहा है अवतल दर्पण से, समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, सब प्रकार के दर्पण से। तो बाबू आवर्धित जो प्रतिबिंब है ना वो बनता है अवतल दर्पण से। अवतल दर्पण ही एक ऐसा दर्पण है जो किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है। तो 11 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए को याद रख लेंगे, ठीक है। 12 नंबर में बताया जा रहा है हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हजामत मतलब बाल दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो बाबू तलावा, याद रखिएगा तलवे में क्या करते हैं, हजामत बनाते हैं। तो 12 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट करना ही ना कि तीनों मार देना, ठीक है। हाँ अवतल समतल आता है लेकिन बाबू इसमें उत्तल भी दे दिया है तो उत्तल का उपयोग नहीं किया जाता। तो दोस्तों हम लोग अवतल ही समझ कर रखेंगे, ठीक है। आप लोग ऐसे समझना ना, आवतानी बाल बना के, आवतानी हजामत बना के, आवतानी हजामत बना के, यानी हजामत में क्या होगा अवतल, आवतानी हजामत बना के, समझना आप लोग, ध्यान देना बाबू, ठीक है। तो आवतानी मतलब अवतल, हजामत मतलब कि हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाएगा। 13 नंबर में सवाल है आपका, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? बाबू फिर सवाल ये उठा के पटक दिया, तो निकट में क्या होगा? तो बाबू इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस है। दोबारा हो गया बाबू, ठीक ना। यहां पर देखिएगा 14 नंबर, इसमें आपका सवाल है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। बाबू लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर। आप लोगों को पता होगा और आप लोगों ने पढ़ा होगा तो, ठीक है। आगे देखिएगा, इसमें बताया जा रहा है 15 नंबर में, आप लोग ध्यान देना बाबू, 15 नंबर में क्वेश्चन काफी हिसाब से बाबू यहाँ पर नहीं है, फिर भी दोस्तों मैं मुंह से बोल रहा हूँ, आप लोग समझना, ठीक ना बाबू। यहाँ पर मेरा पेपर जो है अच्छा तरीके से नहीं बन पाया है बाबू। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं बाबू, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो बाबू प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश पुंज यानी कि किरण पुंज कहते हैं। 15 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग बाबू याद रखते रहना, ठीक है। यहां पर देखिए 16 नंबर में सवाल है आपका, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलाइड। कोलाइड आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर 17 नंबर में। 17 नंबर में सवाल है आपका, आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर तुल प्रतिरोध होगा। तो 17 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी होगा बाबू एन इंटू आर, एन इंटू आर होगा, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा एन इंटू आर। बात करते हैं आगे, इसमें बताया जा रहा है ओम के नियम निहित है। ओम का जो नियम है वो नियत ही है, यानी इसमें से कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा ओम के नियम के लिए? तो बाबू 18 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि होता है भी बराबर आई आर, ठीक है। यानी आप लोगों ने ओम के नियम को पढ़ा होगा तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि जो विद्युत धारा होती है चालक से प्रवाहित होने वाली, वो चालक सिरों पर आरोपित विभवांतर के समानुपाती होती है। और जब वही समानुपातियां हटता है ना तो वही वही आरवा घुसता है। तो जब ये आरवा घुस जाएगा ना तो हो जाएगा आई बराबर कहता ना भी आर, आई बराबर भी आर। तो यही आपका राइट आंसर होगा कौन भैया? तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बाबू आप लोग देखना। यहां पर देखिएगा 19 नंबर में बताया जा रहा है विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा की प्रबलता का जो एसआई मात्रक कौन है? तो वो है एम्पियर। एम्पियर आपका राइट आंसर होगा बाबू, ठीक है। 20 नंबर में आपका सवाल है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं बाबू? विद्युत धारा उत्पन्न करने की जो युक्ति है वो कहलाती है जनित्र, जनित्र कहलाती है, ठीक है। याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिएगा 21 नंबर में सवाल है आपका, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच कोण को क्या कहते हैं? निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच कोण को क्या कहते हैं? तो बाबू निर्गत कोण कहते हैं, जिसको विचलन कोण के नाम से भी जाना जाता है। तो 21 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप लोग दोस्तों सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेकंड सिटिंग में एकदम कबाड़ के आना है, ठीक, एकदम फाड़ के आना है पेपर को अच्छी तरीके से। 22 नंबर में बताया जा रहा है धारा मापने के यंत्र को कहते हैं बाबू, ऐसा कौन सा यंत्र है जो धारा मापता है भैया? वो हो जाए कौन? तो अमीटर। अमीटर बाबू धारा मापता है, ठीक है। आप लोग ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहां पर देखिए 23 नंबर में बताया जा रहा है डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त की जाती है? तो बाबू डायनेमो से दिष्ट और प्रत्यावर्ती इन दोनों प्रकार की धारा प्राप्त की जाती है। तो 23 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों धाराएं। बात करते हैं 24 नंबर प्रश्न में। 24 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है आवेश का मात्रक है बाबू, आवेश का जो मात्रक है वो है कूलाम। कूलाम आपका सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर में सवाल है आपका, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा का जो स्रोत है वो कौन है बाबू? तो 25 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा आपका राइट आंसर होगा। बाकी कुल जितने सारे ऊर्जा है वो अनवीकरणीय ऊर्जा है।
यहाँ पर देखिए 26 नंबर में इसमें बताया जा रहा है विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है। विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है? तो बाबू टंगस्टन। 26 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग याद रखिएगा टंगस्टन का उपयोग होता है। 27 नंबर में सवाल है आपका अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है तो क्या परिवर्तन किया जाता है? तो 27 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पंचाभी मांसपेशियों द्वारा, पंचाभी जो मांसपेशियां है ना यही फोकस दूरी को नियंत्रित करता है। ठीक है, हमारी आंखों के फोकस दूरी को नियंत्रित करने वाली जो पेशियाएं होती हैं वो होती है पंचाभी मांसपेशियां। आप लोग याद रखिएगा। यहां पर बात करते हैं हम लोग 28 नंबर में। 28 नंबर में बताया जा रहा है अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। बाबू अवक्षेपण अभिक्रिया से प्राप्त होने वाला जो लवण है वो है बिना घुले। बिना घुले मतलब अविलय। तो आपका जो सही आंसर होगा 28 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग याद रखिएगा भैया। 29 नंबर में सवाल है आपका बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है वो क्या है बाबू? तो मैंने आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से बताया था कि आप लोग किस तरीके से याद रख सकते हैं। तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी क्या है से सोडियम बाइकार्बोनेट। हाइड्रोजन यहां पर है ना तो सोडियम बाइकार्बोनेट होगा NaHCO3। ठीक है, आप लोग बाबू याद रखिएगा। कैसे आप लोग याद रखोगे? तो बेकिंग सोडा में सोडा है ना, अब है ना तो सोडा अब क्या बना दो जी? सोडा अब से क्या बनाओ जी? सोडा अब से बनाओ जी सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट सोडा और फिर बाई सोडा बाई आई कौन है में क बेकिंग में कौन ना तो सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बाबू आप लोग सोडियम बाइकार्बोनेट के सूत्र को लिख कर पढ़ लेना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यही आपका राइट आंसर होगा यानी ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं हम लोग आगे 30 नंबर में। इसमें आपका सवाल है समझना अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण उपयोगी बनाने का प्रक्रम कहलाता है। तो बाबू यह कहलाता है धातु कर्म। 30 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर बी धातु कर्म। साग सब्जियां ही विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार का अभिक्रिया उदाहरण है? मतलब सवाल इसमें बताया जा रहा है साग सब्जियां की विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो बाबू 31 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, यहां पर देखिएगा 32 नंबर में इसमें सवाल है आपका निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त किया जाता है। तो 32 के लिए जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि NO2 और O2। ठीक है, बात करते हैं हम लोग आगे 33 नंबर में। 33 नंबर में बताया जा रहा है निम्न में कौन सही है। निम्न में कौन सही है बाबू? तो निम्न में जानते हैं जो ना में 10 हुए सही बटे सोडियम कार्बोनेट के साथ अगर 10 गुना जल की मात्रा वही सही है तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 33 का। 34 नंबर में बताया जा रहा है निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। तो बाबू यहां पर देखिएगा जो चूना पत्थर है, खड़िया है, संगमरमर है, ये तीनों एक ही यौगिक से बना होता है। लेकिन जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो बिल्कुल भी एक यौगिक से बना नहीं होता है। तो इसलिए 34 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोग याद रखिएगा इस तरीके से। 35 नंबर में सवाल है आपका निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं। तो बाबू है सोडियम के। सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा क्योंकि सोडियम का जो तीव्रता होता है वो दोस्तों बहुत ही ज्यादा होता है, यानी कि दोस्तों यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना शुरू कर सकता है। 36 नंबर में सवाल है आपका सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं, कौन सी प्रक्रिया कहते हैं इसको बाबू? तो 36 के लिए जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्लोर क्षार अभिक्रिया आपका राइट आंसर होगा। 37 नंबर में सवाल है आपका कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। ऐसा कौन सा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो बाबू वो है ब्रोमीन। 37 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग याद रखिएगा। 38 नंबर में सवाल है आपका सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। सीसा और टीन से बने मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो 38 के लिए जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोल्डर कहते हैं बाबू, सोल्डर। आप लोग याद रखना, यानी कि सीसा और टीन है ना तो बाबू यहाँ पर देखिएगा स से है आपका सीसा और स से क्या चाहिए सोल्डर। तो आप लोग दोस्तों याद रखिएगा इसमें पूरा पूरा स आएगा, इसमें है बाबू आधा स और बाकी और कोनो में स है ही नहीं। तो जिसमें पूरा स है ना तो आप लोग समझना कि सीसा और टीन से बनने वाला जो मिश्र धातु है वो होगा सोल्डर। ठीक है,
यहाँ पर देखिएगा 39 नंबर में सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो बाबू जानते हो कौन है? वो आपका हो जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम दोस्तों बहुत ही कोमल धातु होता है। तो 39 के लिए जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन इसके तुलना में लिथियम भी बहुत कोमल धातु होता है। बाबू लिथियम सेलेक्ट करना आप लोग, लिथियम भी दिया हुआ है। तो 39 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लिथियम। यहां पर देखना 40 नंबर में आपका सवाल है, इथिलियम में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद होता है, जिनमें बाबू आपको बताना है। तो 40 के लिए जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 सिग्मा 1 पाई का आबंध है, जिनमें 1 सिग्मा 1 पाई का आबंध है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर 41 नंबर में सवाल है आपका, इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है? इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है? तो 41 के लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 7 सहसंयोजक आबंध है। आप लोग इथेन के अणु सूत्र को लिखकर उसका जब दोस्तों आप लोग संरचना सूत्र लिखोगे ना, तो आप स्वयं ही दोस्तों बता सकते हो कि इसमें कितने सहसंयोजक आबंध होंगे। तो आप लोग गिन लेना दोस्तों, ठीक है? कितने होंगे? तो 7 होंगे। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर 42 नंबर में बताया जा रहा है, CnH2n+2 किसका समान सूत्र है भैया? हुआ एल्केन के समान सूत्र, ठीक है? 42 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग बाबू याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए 43 नंबर में इसमें बताया जा रहा है, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? नीला थोथा का जो रासायनिक सूत्र है वो होगा CuSO4, लेकिन जो ना में 5 होगा वो बाबू सही होगा। 11 में 7, 11 में 4, 11 में 10, 5 11 में ना, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर में सवाल है आपका, आवर्त सारणी के उदर्घ स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो वर्ग कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ग, ठीक है? यहां पर देखिएगा 45 नंबर में इसमें सवाल है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं? तो बाबू वो है क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय धातु होगा, दूसरा का जो है ना वो है क्षारीय मृदा धातु, ओनली फॉर क्षारीय धातु। 45 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए 46 नंबर में सवाल है आपका, सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र है। सोडियम कार्बोनेट का जो अणु सूत्र क्या है? अरे सोडियम मतलब Na, कार्बोनेट मतलब CO3, कार्बोनेट का होता है संयोजकता 2, तो इन्हें भेज दो तो NO2CO3, कहाँ बात है ना बा? तो ऑप्शन नंबर ए का होगा राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर में चलने का प्रयास करते हैं, CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? मतलब ये जो क्रियाशील मूलक है इसका नाम क्या है? तो ये हो जाएगा एल्डिहाइड। तो 47 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्डिहाइड, आप लोग याद रखना, ठीक है? 48 नंबर में सवाल है आपका, आप लोग समझना, सबसे कठोरतम तत्व कौन है? बाबू हीरा। अरे हमारे हीरा सबसे कठोरतम तत्व है, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा। 49 नंबर में सवाल है आपका, अक्रिय तत्व कौन है? बाबू अक्रिय तत्व गैस हुई हो, अक्रिय तत्व तो बाबू हीलियम आपका अक्रिय तत्व होगा, बाकी इनमें से कोई भी अक्रिय तत्व नहीं है। तो 49 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो आप लोग याद रखिएगा। 50 नंबर में सवाल है आपका, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है? तो बाबू वो है जानते हैं परमाणु संख्या के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तो आप लोग याद रखना। मेंडलीपॉव में जानते हैं क्या था? मेंडलीपॉव वाला में वो में था परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, ठीक है? 51 नंबर में सवाल है आपका, हीलियम कैसा तत्व है? तो बाबू अक्रिय तत्व है, ठीक है? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 52 नंबर में सवाल है आपका, कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? तो बाबू वो होगा ग्रेफाइट जो अधातु है ना वो विद्युत का सुचालक होता है, इसलिए इसे धातुओं की श्रेणी में बाबू ग्रेफाइट अधातु है ना, हाँ, अधातुओं की श्रेणी में इसे अपवाद के रूप में रखा गया है। यहाँ पर देखिएगा 53 नंबर में इसमें बताया जा रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग है? बाबू 18 गो याद रखिएगा, 18 गो वर्ग है। ये सब पता ना रही तो फिर प्रॉब्लम होगा। यहाँ पर समझना, उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? केवल 7 ही होता है उदासीन विलयन का मान। तो बाबू 7 के बराबर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा 54 का। बात करते हैं हम लोग 55 नंबर में,
इसमें बताया जा रहा है भारत सरकार ने बांध संरक्षण योजना कब प्रारंभ की थी? तो 55 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1973 ईस्वी में आपका राइट आंसर होगा। 56 नंबर में सवाल है आपका कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है केकरा के? तो माइटोकॉन्ड्रिया कहल जाला, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिएगा 57 नंबर में सवाल है आपका किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कालिका निकलती है? किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कालिका निकलती है? तो बाबू इसका जो सही आंसर होगा 57 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा मुकुलन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। 58 नंबर में सवाल है आपका मनुष्य में वृक्क संबंधित होता है। मनुष्य में जो वृक्क है वो बाबू संबंधित होता है किससे? तो उत्सर्जन से। 58 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 59 नंबर में सवाल है आपका स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है बाबू का? तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, तारे भैया तीनों। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए इन तीनों की आवश्यकता होती है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 60 नंबर में सवाल है आपका समझना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है कौना से हो? तो 60 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जल से बाहर निकलता है। जब जल का वियोजन होता है ना प्रकाश की उपस्थिति में तब जाकर बाबू ऑक्सीजन बाहर निकलता है। इसीलिए जो पेड़ पौधे होते हैं वो कभी भी ऑक्सीजन अपने आप से बाहर नहीं निकलते हैं। कब? रात में, क्योंकि रात में जल का वियोजन नहीं होता। जल के वियोजन के लिए प्रकाश की उपस्थिति का होना बहुत ही आवश्यक होगा। यहाँ पर देखिएगा 61 नंबर में इसमें सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है बाबू? निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो 61 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी साइटोकाइनिन आपका पादप हार्मोन है। बाकी तीनों हमनी में पावल जाला, ठीक ना। बात करते हैं 62 नंबर में। 62 नंबर में आपका सवाल है देखिएगा दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो 62 के लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिनेपेटिक दरार। आप लोग याद रखिएगा सिनेपेटिक दरार। 63 नंबर में बताया जा रहा है फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। फूलों में नर प्रजनन अंग क्या होता है? तो बाबू इसके लिए जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा अंडप आप लोग बाबू याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर देखिएगा 64 नंबर में द्विखंडन होता है। द्विखंडन किस में होता है? तो 64 के लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर ए अमीबा में होता है। अमीबा अपनी जो वृद्धि है वो द्विखंडन विधि द्वारा करता है। यहाँ पर देखिएगा 65 नंबर में आपका सवाल है मनुष्य के आहार नाली में अवशेषी अंग है अपेंडिक्स आपका अवशेषी अंग है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। 66 नंबर में सवाल है आपका निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो बाबू 66 के लिए जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा जंगली जानवर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए इसमें बताया जा रहा है निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो 67 के लिए जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो बाबू हो जाएगा सूखे घास पत्ते। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। बाकी ये सब बिल्कुल भी अपघटित नहीं होगा। रबड़, पॉलिथीन, प्लास्टिक है गैस, प्लास्टिक के बोतल, ये सब बिल्कुल भी अपघटित नहीं होगा, सड़े गलेगा नहीं। यहाँ पर देखिएगा 68 नंबर में सवाल है आपका मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन कौना में होता है? तो वो होता है हाइड्रा में। हाइड्रा आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 69 नंबर में सवाल है आपका सभी स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? तो बाबू 69 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा अंडाशय। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। 70 नंबर में बताया जा रहा है पराग कोष में होते हैं। पराग कोष में क्या होते हैं? तो 70 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंडाशय होते हैं। अंडाशय आप लोग याद रखिएगा। 71 नंबर में सवाल है आपका निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो 71 के लिए सही आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर डी। बी और सी दोनों COB और NH3 भी, तो इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट करके रखिएगा। 72 नंबर में सवाल है आपका लिंग अणुसूत्र का धूल जोड़ा पाया जाता है। लिंग गुणसूत्र का धूल जोड़ा पाया जाता है। तो बाबू 72 के लिए जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी स्त्री में। आप लोग याद रखिएगा, हम धूल बोल रहे हैं ना, भूण होगा बाबू, यहाँ पर नहीं ना दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन में साफ नहीं है। यहाँ पर देखना 73 नंबर में बताया जा रहा है मानव शरीर के समान कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? तो 73 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 23 गुणसूत्र होते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिएगा
74 नंबर में इसमें बताया जा रहा है वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरन होते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में जो हिरन होते हैं वो क्या होते हैं? तो बाबू 74 के लिए जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता आपका राइट आंसर होगा। 75 नंबर में सवाल है आपका, पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? बाबू पुष्प का जो कौन सा भाग है वो फल बनाता है, तो आपको बताना है। तो 75 के लिए जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंडाशय। अंडाशय आपका राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर में सवाल है आपका, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? अर्धपारगमय। अर्धपारगमय बाबू झिल्ली है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर देखना 77 नंबर में इसमें बताया जा रहा है निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं? तो बाबू 77 के लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गाढ़ कोशिका से। गाढ़ कोशिका से यानी इन्हें रक्षक कोशिका भी कहा जाता है। 78 नंबर में सवाल है आपका, समझना बाबू, मस्तिष्क का कौन से भाग में गंध पहचानने का केंद्र है? मस्तिष्क का कौन से भाग में गंध पहचानने का केंद्र है? तो 78 के लिए सही आंसर होगा अग्र मस्तिष्क। आपका बाबू ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 79 नंबर में सवाल है आपका, यहाँ पर समझिएगा, प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है। प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना क्या कहलाता है? तो 79 के लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर मेनार्थे। मेनार्थे बाबू कहलाता है। 80 नंबर में सवाल है आपका, निम्नलिखित में कौन गुणावर्तन है? निम्नलिखित में कौन गुणावर्तन है बाबू? तो यहाँ पर देखिएगा आपका हो जाएगा 80 का सही आंसर बाबू जड़ की वृद्धि। जड़ की वृद्धि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपने देखा कि मैंने इस वीडियो में आपके साइंस से संबंधित जो VBI ऑब्जेक्टिव थे उनको मैंने बताया है। मैं दोस्तों आप लोगों को फिर अगले वीडियो में 80 और साइंस के ऐसे ही प्रश्नों को करा देता हूँ, जिससे कि दोस्तों आपकी जो तैयारी हो काफ़ी दोस्तों मजबूत हो सके। आपके एग्जाम हॉल तक पहुँचते पहुँचते दोस्तों मैं आप तक की वीडियो पहुँचा दूंगा, जिससे कि आपकी जो तैयारी है वो दोस्तों कंप्लीट हो जाए। आप दोस्तों चाहे गाड़ी में हो, टेम्पो में हो, रोड में हो, बस में हो, किसी के सर पे हो, कहीं पर भी क्यों ना हो, अगर आप एग्जाम सेंटर से बाहर हो तो आप लोग दोस्तों कान में एयरफोन ठूसकर मेरे इस वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे कि दोस्तों आपकी जो तैयारी है वो कंप्लीट हो जाए। बिल्कुल भी दोस्तों आप लोग क्वेश्चन पर या फिर दोस्तों जो आपके मोबाइल में क्वेश्चन आते हैं उस पर नहीं रहिएगा, क्योंकि दोस्तों मोबाइल में जो क्वेश्चन भेजा जा रहा है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है बाबू उसके आंसर गलती रह रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ कर रखिएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगली वाली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।